आपके लिए। इसका नाम है आलोकनामा। आप कवि, गीतकार, गज़लकार आलोक श्रीवास्तव जी से वाकिफ़ हैं। सबसे पहले केना श्री जी उनसे बातचीत करेंगी और अंत में वो अपनी कुछ कविताओं का पाठ करेंगे। तो आप सब श्रोताओं से आग्रह है कि रुकें, अभी बहुत कुछ बाकी है देखने और सुनने के लिए। ख़ास तौर पर नौजवान साथियों से आग्रह है कि वो इस अगले सत्र को ज़रूर सुनें। आपके लिए ही ख़ास तौर से आलोक श्रीवास्तव जी का यह सत्र तैयार किया गया है, तो आप ज़रूर रुकें। एक बार फिर से अपने सभी वक्ताओं को, हिंदी गज़ल में वो एक डिपार्चर है। उसके बाद उस रास्ते पर कई गज़लकार आते हैं। आप अदम गुंडवी का नाम सुनते हैं। आलोक श्रीवास्तव उसी परंपरा के एक बेहद प्रतिष्ठित गज़लकार हैं। कभी नामवर सिंह ने उनके बारे में लिखा, दुष्यंत की परंपरा का आलोक। वो हैं आलोक श्रीवास्तव। एक पूरा संस्थान है आलोक श्रीवास्तव। आप जानते हैं कि वो पत्रकार, कथाकार, गज़लकार, पटकथा लेखक। उनका एक कहानी संग्रह और एक गज़ल संग्रह प्रकाशित हो चुका है। एक और किताब आने वाली है। उन्हें उर्दू अकादमी का सम्मान और भोपाल साहित्य मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का सम्मान प्राप्त हो चुका है। हंस उन्हें अपने बीच पाकर प्रसन्न है। मैं बहुत सम्मान के साथ आलोक श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं और आप श्रोताओं से आग्रह करता हूं कि तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आलोक श्रीवास्तव जी, और उनसे बातचीत करने के लिए और मंच संचालन के लिए केना श्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। केना श्री जी होनी होगी तो केना श्री जी, अब ये मंच आपके हवाले है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। कैसे हैं आप सब? ये हंस साहित्योत्सव 2023 की संध्या की आखिरी प्रस्तुति है, तो थोड़ी सी एनर्जी तो आप सबसे चाहिए। पता तो चले कि हम हंस के साहित्योत्सव में बैठे हैं। कैसे हैं हम सब? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच हंस का है। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये सत्र का आयोजन किया। और मेरा बड़ा सौभाग्य कि आलोक जी, जो हम सभी के बेहद प्रिय हैं, आपसे बातचीत करने का हमें मौका मिल रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि जैसा कि अभी हमारे दोस्त ने बोला, मित्र ने बोला कि आप अपने आप में एक गाथा हैं, इसीलिए शायद नाम भी आलोकनामा है। तो आलोक जी के पक्को परिचय के मोहताज तो है नहीं, मगर आई विल डू माई ड्यूटी। आपसे इजाज़त ले करके थोड़ा सा आलोक जी के बारे में ज़रूर आप सबको बताना चाहेंगे। पेशे से आप पत्रकार हैं, लेकिन फिल्म और इल्म की दुनिया में आपने अपनी एक खासी पहचान बनाई है। सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार आलोक श्रीवास्तव, हिंदी आलोचना के प्रतिमान प्रोफेसर नामवर सिंह ने आपके बारे में बोला था कि दुष्यंत की परंपरा का आलोक हैं। और उसके बाद अपने समकालीन रचनाकारों की श्रेणियों में देखें तो आप एक ऐसे गीतकार हैं, गज़लकार हैं, साहित्यकार हैं जिनको रिश्तों का कवि कहा जाता है। तो आपने रिश्तों को, इंसानियत को बहुत ऊंचा एक दर्जा दिया है और उस पर आप लिखते हैं। आपकी कविता का संग्रह आमीन कमाल कर रहा है।
बुक्स की बेस्ट सेलर्स में शुमार हो चुका है। आपकी कहानियों का संग्रह आफरीन, वो भी तहलका मचा रहा है। और पेंगुइन इंडिया और राजकमल प्रकाशन से आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आसान भी आने वाली है, जिसकी जो भूमिका है वो आशुतोष राणा जी ने लिखी है और साथ में जावेद अख्तर साहब ने भी लिखी है। आप एकमात्र हम कह सकते हैं इसको कि आप एकमात्र युवा गज़लकार हैं जिनकी रचनाओं ने फिल्म जगत में भी खूब तहलका मचाया है। आपकी जो रचनाएं हैं, मेरे ख्याल से अगर आप फिल्म जगत की किसी भी अव्वल गायक का नाम लें तो उन्होंने आपकी रचनाओं को अपना स्वर दिया है। चाहे वो इस सदी के महानायक हों श्री अमिताभ बच्चन जी, या फिर अभी हाल ही में शिव तांडव का आपने जो भावानुवाद किया है हिंदी में, और उसको आशुतोष राणा जी ने अपनी जो स्वर दिया है, वो इंटरनेट पे तहलका मचा रहा है। उसके अलावा चाहे शुभा मुद्गल जी हों, जगजीत सिंह जी हों, सोनू निगम हो, शान हो, आपके सबसे लेटेस्ट फहरिस्त में ऋचा जी ने स्वर दिया है। तो ये एक अजीब ही सी गाथा है कि एक युवक जो सबसे पहले एक साहित्यकार था, साहित्यकार होने के बाद एक संजीदा गज़लकार था, फिर टीवी पत्रकार था, और आजकल फिल्मों की दुनिया में भी धमाल कर रहा है। तो इस पूरी यात्रा को जानने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि आज हम हंस के मंच पर हैं और हंस के साथ आपका एक आत्मीय जुड़ाव है। आप जब भी बात करते हैं अपनी रचना यात्रा की, तो आप एक बहुत बड़ा श्रेय हंस को देते हैं। तो मेरा ये सवाल था कि क्योंकि जब भी आपने अपनी रचना यात्रा की बात की है, कहीं भी की है, तो एक बहुत बड़ा श्रेय आपने हंस को दिया है। आप बताते हैं कि कैसा आत्मीय जुड़ाव आपका रहा है हंस से। तो इसके बारे में एक बार बताइए कि कहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ जो साहित्यकार से लेकर के, पत्रकार से लेकर के फिल्मी जगत तक पहुँचा। लेकिन कहीं ना कहीं हंस का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हंस के मंच का, और अगर तकनीक के कोई व्यक्ति यहाँ हों तो प्लीज़ उनसे कहना है कि थोड़ी सी हवा इधर के लिए चला दें, ताकि मुझ जैसे व्यक्ति को जो इतने बड़े मंच पर बैठ के पसीने आ रहे हैं वो थोड़े कम हो जाएं। हंस का जिक्र हुआ। हंस इसलिए महनीय है मेरे जीवन में कि जितनी भी इस तरह की पत्रिकाएं थीं जो बहुत संजीदा साहित्य की थीं, गंभीर साहित्य की थीं, उनके साथ एक ये बात थी कि गीतों को, गज़लों को वो स्थान उसमें नहीं मिलता था जो स्थान वो विधा डिज़र्व करती है, या मैं समझता हूँ उसका हक़ है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। हमारे प्रदेश में तो एक पत्रिका ऐसी भी थी जो बाकायदा ये डिक्लेरेशन करती थी कि हमें गीत और गज़लें न भेजी जाएं। तो ऐसे वक्त पे जब हंस में प्रकाशन शुरू हुआ तो बेहद खुशी हुई, और मेरे ख्याल से 3 दशक पुराना जो है रिश्ता है, और वो वहाँ से शुरू होकर पत्रकारिता में गया, और पत्रकारिता से जैसा आपने कहा फिल्मों में गया। तो एक शेर है मजरूह साहब का कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां जो था दुआओं का था, साथ का था, बहुत सारे लोगों का इसमें साथ शामिल है, हंस भी उसमें से एक है। और मुझे लगता है कि जब भी आप कुछ रचनात्मक करने जा रहे हों और इस तरह के मंच जब आपके साथ होते हैं, तो आपको वैचारिक मंच खास तौर से होते हैं, तो आपको एक अलग से संबल, एक साहस मिलता है, और वो रिश्ता आज तक बरकरार है। और मैं फिर दोबारा यहीं आज के बैठा हुआ हूँ। मुझे लगता है मुझे इस तरफ घूम जाना चाहिए क्योंकि इस तरफ ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। जी, आप एक बार हंस के कवर पे भी आए थे, जरा वो किस्सा भी सुना कवर पे नहीं था, वो सौभाग्य ये मिला था कि पहली बार जब मैं छपा था, प्रकाशित हुई थी रचनाएं, तो मेरे जो गुरुजी थे डॉक्टर बशीर बद्र साहब, उनके साथ रचनाएं प्रकाशित हुई थी और वो पूरे पृष्ठ पर छपी थी। उस समय गज़लें हंस में छपना फिलर के तौर पर किसी मैगज़ीन में, इस तरह की साहित्यिक मैगज़ीन में हुआ करता था, लेकिन शायद ये पहला अवसर था कि जब पूरे पृष्ठ पर हंस के एक तरफ गज़लें थीं और दूसरी तरफ डॉक्टर बशीर बद्र साहब की गज़लें थी। तो वो मेरे लिए बड़ा ही जिसको कहते हैं कि पहली रचना आपकी प्रकाशित हो, और वो भी ऐसी पत्रिका में प्रकाशित हो जिसको सब लोग पढ़ते हैं। ये फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम का ज़माना तो था नहीं, ये
1995 के आसपास की बात है। तो उस वक्त मैं बहुत छोटे से शहर विदिशा से आता हूँ और हमें जब पता चला कि हमारी रचनाएं छपी हैं हंस में, तो हम भागकर भोपाल गए और वहाँ से पत्रिका ली और पढ़ा। तो वो एक बड़ा रोमांचक सा संस्मरण है और मैं उसे आज तक नहीं भूला। उसके बाद एक रिश्ता बनता गया, एक संजीदगी का, एक गंभीर लेखन का, जो हंस के साथ आज तक चला आ रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। आप एक लेखक भी हैं और एक पत्रकार भी। तो एक लेखक का पत्रकार होना या एक पत्रकार का लेखक होना कितना अलग है। आप ही की एक पंक्तियां हैं, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रही है पटकथा मनुष्य पात्र है। इसे आशुतोष राणा जी ने जब अपने स्वर दिए थे तो मुझे याद है ये बिल्कुल इंटरनेट पे वायरल हो गया था। पर मेरा सवाल वही है कि लेखन और पत्रकारिता, इन दोनों के बीच में क्या संबंध देखते हैं आप? मुझे लगता है कि अगर दोनों में जो एक चीज़ खास है वो है सरोकार, वो है प्रतिबद्धता। अगर आप एक बहुत अच्छे नज़र रखने वाले, अपने सामाजिक सरोकार पर दृष्टि रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो आप एक बहुत अच्छे लेखक नहीं हो सकते। और यही प्रतिबद्धता, यही नज़रिया अगर आपका दुरुस्त नहीं है तो आप एक अच्छे लेखक या पत्रकार दोनों में से कुछ नहीं हो सकते। जो एक सामाजिक सरोकार है एक लेखक का जो होता है वही पत्रकार का होता है। जिस रचना का आपने जिक्र किया वो रचना, कवित्व जो है एक पत्रकार का है और उसमें दृष्टि भी पत्रकार की है कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूब। नए नियम अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये सुना ही देता हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे कहा भी गया है कुछ कुछ रचनाएं बीच में, रचना जी का आदेश है कि रचनाएं भी सुनानी है। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, नए नियम समय के हैं असत्य सत्य है। नए नियम समय के हैं असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है। भरा पड़ा है छल से जो बहुत खूब, बहुत खूब। वही सुपात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन, है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। क्या बात है, वाह वाह। कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। कहीं कबीर सूर की कहीं नज़ीर की, कहीं कबीर सूर की कहीं नज़ीर की, परंपरा से धन्य ये गज़ल का छात्र है। वाह क्या खूब। तो वो परंपरा जो कबीर और नज़ीर की है, उस परंपरा से कहीं मैं अपने आप को मानता हूँ, इसलिए शायद यहाँ तक हूँ। वाह, बहुत बहुत, क्या खूबी लिखते हैं आप। अच्छा, यहाँ बहुत सारे हमारे युवा साथी बैठे हुए हैं, इनमें से कई ऐसे होंगे जो फिल्मों और OTT के लिए लिखना चाहते होंगे। हैं ऐसे लोग क्या? हाथ उठाएंगे थोड़ा, जिनकी रुचि है लेखनी में, जो OTT फिल्म। अरे वाह क्या बात है। तो मेरा ना एक सवाल है, आप साहित्यकार के बाद फिल्मों में आपने लिखना शुरू किया, पहले आप साहित्यकार थे, तो संजीदा लेखन और फिल्मी लेखन में क्या फ़र्क है? देखिए, साहित्य जो आप लिखते हैं वो एक आपकी अपनी दृष्टि होती है उसके लिए। फिल्मों का लेखन एकदम मुख्तलिफ होता है, एकदम अलग होता है। उसमें आपके सामने सिचुएशन होती है, आपके सामने दृश्य होता है, आपके सामने एक किस्म की कहानी को मूव करने का आपके पास एक माध्यम होता है, गीत की अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर आप कोई गज़ल कह रहे हैं तो वो गज़ल तो आपका अपना बिट है, आप कैसे निकालते हैं उसको। लेकिन अगर आप अध्ययन के क्षेत्र से, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग दिन भर सत्रों में हम लोग सुनते रहे, जिनका अभी जो पीछे सत्र था उसमें भी हमने सुना कि जो पत्रकारिता से थे, जो लेखन से थे और बाद में वो फिल्मी लेखन में चले गए। और अब तो बहुत ऐसा हो रहा है कि मेरे बहुत सारे ऐसे युवा साथी लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, जिनके उपन्यास प्रकाशित होते हैं और उन पर कोई वेब सीरीज़ बन जाती है, उन पर कोई फिल्म बन जाती है। तो मुझे लगता है कि दो तरह से अब काम हो रहा है। एक तो ये कि आपकी साहित्यिक कृति को हूबहू कोई ले और उस पर फिल्म बना दे, और दूसरा ये कि जब आप पर कोई सिचुएशन आए
और आपको उसके ऊपर लिखना है, तो एक फ़र्क ये जो मैं महसूस करता हूँ कि अगर आपकी तैयारी साहित्य में बहुत अच्छी है, बहुत दुरुस्त है, तो आपको उस सिचुएशन को समझने में, आपको उस कहानी को समझने में, आपको गीत की उस पृष्ठभूमि को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आप बेहतर से बेहतरीन लिख पाएंगे। और हमारे पास जो क्लासिक्स के जो उदाहरण हैं, आज के गीतकारों के नहीं, आज के लेखकों के नहीं, लेकिन हमारे जो पुराने लेखकों के उदाहरण हैं, आप देखिए कि साहिर के कितने ही गीत ऐसे हैं जो अदब में भी जगह रखते हैं। कैफ़ी साहब की ऐसे कितने ही गीत हैं, कितनी ही गज़लें हैं जो हम अदब की गज़लों में शुमार करते हैं। मजरूह साहब के कितने ही शेर हैं, कितनी ही गज़लें हैं जो जिस तरह से फ़िल्म में हैं उसी तरह से उनकी किताबों में, उनके लिटरेचर में हैं। तो अगर आप साहित्य से जाते हैं तो उस मीडियम को समझने में आपको बहुत देर नहीं लगती है। बहुत बार ये प्रश्न आता था सामने कि बहुत अच्छा लेखक जो है फ़िल्मों में कामयाब नहीं होता, कई गीतकार वापस आ गए फ़िल्मों से। लेकिन अब मुझे लगता है ऐसा माहौल नहीं है, बल्कि अब तो फ़िल्म ज़्यादा ऐसी सशक्त हो गई हैं कि वो ये देखती है कि कौन सा जो फ़िक्शन राइटर है उसकी किताब कौन सी पॉपुलर हो रही है, किस में ज़्यादा अप्रोच है कि वो फ़िल्म का कंटेंट रखती है या OTT उस पर 7-8 एपिसोड बनाए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब दोनों के बीच में फ़र्क धीरे धीरे कम हो रहा है। अब अदब के लोग, साहित्य के लोग फ़िल्में लिख रहे हैं और फ़िल्म के लोग भी जो गए हुए हैं वो भी अब ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जैसा कि इन्होंने हाथ ऊंचा किया। तो मुझे लगता है ये संभावनाएं बहुत प्रबल हैं कि इतने लोग जो नावल लिख रहे हैं उनका परसेप्शन ही ये होता है। मैंने अभी पिछले दिनों में एक मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहा था। उस मैन्युस्क्रिप्ट में जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको इसमें ख़ास क्या अच्छा लगा, तो मैंने ये कहा कि ये एक पूरी फिल्म की पटकथा है, पूरी फिल्म का संवाद है, इसमें मुझे सीन्स दिख रहे हैं। और तो उन्होंने मुझे बताया, जो लेखक थे, उन्होंने कहा कि मैंने लिखी ही इस मकसद से है कि मैं इसको प्रकाशन के बाद किसी निर्देशक को, किसी मजे हुए निर्देशक को देकर और इस पर फिल्म के लिए मैं अप्रोच करूं। तो अब जो युवा लिख रहे हैं उस लिखने में भी दिख रहे हैं वो प्रश्नों पर। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत ये फ़र्क, ये खाई कम हो रही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सटीक बात बोली आपने और ये फ़र्क वाकई में दिख रहा है कि किताब लिखते वक्त ही OTT की एक परिकल्पना आपके सामने हो जाती है कि क्या पता ये किताब कभी न कभी अडेप्ट हो जाए और चली जाए, तो उसको वैसे ही लिखी जाए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात जो बार बार हम कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से, प्रोफेसर नामवर सिंह ने आपको बोला था कि दुष्यंत की परंपरा का आलोक, ये कोई छोटी बात नहीं है। वो हिंदी साहित्य की आलोचना के प्रतिमान समान थे, तो अगर उन्होंने बोला है तो बहुत बड़ी बात है। फिर कमलेश्वर जी ने भी आपके बारे में बोला कि उर्दू और हिंदी के बीच का पुल आलोक है। अभी हाल में आपने जो बातचीत की थी जावेद अख्तर साहब के साथ, उसमें भी इस बात का जिक्र हुआ है। तो बेसिकली आप हिंदी और उर्दू ज़बान दोनों अच्छे से जानते हैं, दोनों में आपने प्रयोग किया है और लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इन दोनों ज़बानों के बीच में आपको क्या संबंध दिखता है, क्या खेल दिखाई देता है? हमारे एक बहुत सीनियर कवि हुए शमशेर बहादुर सिंह साहब, उनका एक बड़ा मशहूर शेर है कि वो अपनों की बातें, वो अपनों की खुशबू, वो अपनों की बातें, वो अपनों की खुशबू, हमारी ही हिंदी, हमारी ही उर्दू। तो बहुत खूब। मुझे ये लगता है कि मौजूदा दौर में ही नहीं, हमारे आसपास के वक्त में ज़बानों के ज़रिए जो बांटने का काम हो रहा है, उसका सबसे जो सॉफ्ट टारगेट है, उसका जो सबसे सीधा निशाना है, वो हिंदी और उर्दू है। जबकि मैं आपसे कहूं कि हम दोनों जो अभी बात कर रहे हैं, उस बात में हिंदी भी है, पर्शियन भी है, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, तो एक फ़ारसी भी है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों, जो शमशेर बहादुर सिंह साहब का शेर है, सिर्फ लिपि का अंतर है। जो ज़बान हम बोल रहे हैं वो हिंदुस्तानी ज़बान है। जिस ज़बान में मैं लिखता हूँ, अगर मैं पूरी तरह से हिंदी में लिखूँगा तो आप कहेंगे ये क्या ज़बान है। मैं पूरी तरह से उर्दू में लिखूँगा तो शायद वो आपके लिए बहुत सख्त हो जाए। लेकिन जो ज़बान हम बोलते हैं, जो हम बरतते हैं, वो हिंदुस्तानी ज़बान है, जिसमें सारी ज़बानें, सारे लफ्ज़ मिले हुए हैं
और मुझे इन दोनों ज़बानों में उतना ही फ़र्क लगता है जितना जल, पानी और आब में होता है। तो ये मेरे लिए ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि मैं जिस ज़बान को फॉलो करता हूँ वो वही है कि हमारी ही हिंदी, हमारी ही उर्दू। एक और बात मैं, आपने जावेद साहब का जिक्र किया तो बताऊं, एक और बात है कि हिंदी जो है वो बहुत हद तक एक ऐसी लिपि है, एक ऐसी ज़बान है जो आपको गलत तलफ़ुज़ करने की इजाज़त नहीं देती। मेरे ख़्याल से इतनी टेक्निकल जो लिपि है कि आप दुनिया की किसी भाषा में गलत उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में इतनी स्वतंत्रता है, इतना बड़कपन है कि आपको अगर उसमें ज़रा लिखना है तो ज़रा का ऑप्शन है कि आप नीचे नुक्ता लगा दीजिए और ज़रा लिख दीजिए। ये नहीं है कि आप अगर ज़रा है तो हिंदी में ज़रा लिखने का, अगर तस्दीक लिखने का या तख्लीक लिखने का कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज अगर कोई है, कोई लिपि अगर है, तो मुझे लगता है वो हिंदी है। हिंदी देवनागरी लिपि है। और सबसे अगर मीठी कोई ज़बान है तो मैं तो बहुत प्रामाणिकता के साथ कहता हूँ, न वो उर्दू है, न वो हिंदी है, वो हिंदुस्तानी है। वाह, क्या बात है, क्या बात। अच्छा, मेरा एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आपने 20 से अधिक देशों में जा कर के अपने मंचों पर निभाया है अपने गीतों को, रचनाओं को। आप बहुत गंभीरता से पढ़े जाते हैं देश विदेश में, मगर आप लोकप्रिय मंचों में भी जाते हैं, आप फिल्मों के लिए भी लिखते हैं। कई बार, और आप बताइए अगर ये बात सही है कि नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जो गंभीर साहित्यकार हैं वो लोकप्रिय मंचों पर जाने वाले रचनाकारों को संजीदगी से नहीं लेते। आपके विचार क्या हैं? वो जितने संजीदा लोग थे शायद जा चुके हैं। तो अब मैं अपनी बात कह सकता हूँ, हालांकि मैं उनके सामने भी कह सकता था ये बात। देखिए, मेरा ये मानना है कि संजीदगी क्या है। अगर कोई चीज़, कोई बात, कोई रचना आप सिर्फ अपने लिए लिख रहे हैं तो फिर आप उसे प्रकाशित क्यों करा रहे हैं? आप सेमिनार्स में, कथा पाठ में, अकादमी में, साहित्यिक समारोह में फिर क्यों जा रहे हैं? लोकप्रियता जो है, क्या कबीर लोकप्रिय नहीं थे? क्या गालिब को हम अब तक कोट नहीं करते? दिक्कत हमारे परसेप्शन की है। मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं तो मैं एक बड़े ही शख्सियत का हवाला देता हूं, और उस बड़ी शख्सियत से जिनसे मैंने अभी पिछले दिनों जिक्र भी किया, और मेरा सेशन भी था, जहां आप बैठी हैं वहाँ मैं बैठा था, जहां मैं बैठा हुआ वहाँ जावेद अख्तर साहब बैठे थे। तो उन्होंने ये कहा, जो मैं बिल्कुल ऑन कैमरा उन्होंने कहा है, तो मैं उन्हीं की तरफ से कोट किए देता हूँ। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज्ड अगर कोई है तो वो इंटेलेक्चुअल्स हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ अगर कोई है तो वो लोग हैं जो लिटरेचर को लोकप्रिय नहीं, लिटरेचर नहीं मानते। लोकप्रियता कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप अपनी बात को 100 लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उससे और 100 लोग उसको 1000 तक पहुंचा रहे हैं, तो वो आपकी कहीं ना कहीं आपकी रचना की सफलता है, आपके कहने की सफलता है। दूसरी बात, आप एक यात्रा कर, ये बात क्यों कही जाती? आप बरसों से एक यात्रा कर रहे हैं, आप ट्रेडमिल पर चल रहे हैं, आपने देखा कि उसके वॉच में 25 किलोमीटर हो चुका है। अब आप कह रहे हैं साहब मैं 25 किलोमीटर चल चुका हूँ। जैसे ही ट्रेडमिल ऑफ हुआ तो आप नीचे खड़े हैं और वहीं खड़े हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो मुझे लगता है कि बरसों से चल रहे हैं और कहीं पहुँचे नहीं हैं, तो उनको एक लोकप्रियता जो है वो बड़ा फोबिया सा लगता है कि नहीं ये तो लोकप्रिय साहित्य है, और इससे तो एक, अगर ऐसा होता तो कितने ऐसे गीत हैं आपके फिल्मों के, कितनी ऐसी रचनाएं आपकी हैं जिन्हें आज आप बेवक्त गुनगुनाते हैं। आप उनके साथ, आप जो है उनके साथ अपना एक बड़ा गहरा रिश्ता महसूस करते हैं। क्यों इतनी सारी गज़लें आपको सुकून देती हैं? क्यों इतनी सारी रचनाएं आपको अच्छी लगती हैं? नहीं लगनी चाहिए, वो तो बड़ी लोकप्रिय हैं।
तो लोकप्रिय और लोकप्रिय में तो लोक अपने आप जुड़ा हुआ है। तो अगर जो साहित्य लोक के लिए लिखा जा रहा है तो फिर तो कबीर को, नज़ीर को, गालिब को, मीर को, इनको पढ़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम 100%। अच्छा, अब एक और जो सवाल आपको देखकर जो मेरे मन में आता है वो ये है कि पोस्ट पैंडेमिक एक खासा चेंज दिखाई दिया है। वो ये है कि दूरियां कम हो गई हैं। आप दिल्ली में भी रहते हैं, आप मुंबई में भी रहते हैं। जब आपने रहमान सर के साथ ये जो फिल्म में काम किया, अपनी गीतों को दिया, उस वक्त आप दिल्ली में थे, पर अभी तो आप मैसिव काम मुंबई में कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि दुनिया छोटी हो गई है? द वर्ल्ड हैज फ्लैटर, स्मॉलर। कोविड के बाद से बहुत सारा काम ऐसा हुआ है। मेरे बहुत सारे फिल्मकार दोस्तों ने, एक पूरी फिल्म बनी, वो फिल्म थिएटर तक पहुंची और शूटिंग के वक्त जितना बड़ा क्रू होता था उससे आधा क्रू भी नहीं था और वो फिल्म शूट हुई। उसका राइटिंग, उसका म्यूज़िक, उसकी स्क्रिप्टिंग सारी की सारी, उसके डायलॉग सारे कोविड के दौरान तैयार हुए। खुद मैंने भी जो फिल्म की थी अटकन चटकन, जिसको रहमान सर ने आपने बोला प्रेजेंट किया था, वो फिल्म ड्यूरिंग कोविड ही पूरा उसका, जिसको हम लोग एक प्री प्रोडक्शन कहते हैं, वो कोविड के दौरान हुआ था और फिर उसके बाद वो फिल्म शूट हुई थी। जो ड्रमर हैं रहमान सर के, शिवमणि, उनकी लाइफ पर वो फिल्म थी। तो अब दूरियां जो हैं वो मायने नहीं रख रही हैं। हम लोग गूगल मीट पे बात करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप के वीडियो कॉल पे बात करते हैं और चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। तकनीक जो है कुछ बुराइयां लाती है तो कुछ अच्छाइयां भी लाती है। फ़र्क ये है कि आप उसकी अच्छाई को अपना रहे हैं या आप उसकी बुराई को अपना रहे हैं, आप उसकी नेगेटिविटी को अपना रहे हैं या आप उससे कोई पॉजिटिव या कोई प्रोडक्टिव काम ले रहे हैं। तो फिल्मों में बहुत सारा काम, फिल्मों में नहीं और भी कई सेक्शन में ऐसा बहुत सारा काम हो रहा है। वर्क फ्रॉम होम जिसको आप कह रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब हो रही हैं जिसके लिए आपको प्रत्यक्ष वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैंने तो मेरे ख़्याल से 5 या 6 गाने शान के साथ, कैलाश खेर जी के साथ, खुद ये शिवमणि जी की जो फिल्म है अटकन चटकन रहमान सर वाली, इसके ये सारा काम कोविड में किया। और इतना किया कि मैं वैसे जो 2-3 महीने में गाने करता हूँ या काम करता हूँ, उससे ज़्यादा वो कोविड में हुआ। क्या बात है। और हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत उम्मीद की एक किरण है उन लोगों के लिए जो छोटे शहरों में रहते हैं या जहाँ जिनके लिए मुंबई, दिल्ली, मेट्रो सिटीज़ में जाना पॉसिबल नहीं है। उनके लिए बहुत सहारा है कि आप कहीं पर भी हों लेकिन आपका काम सही टेबल तक पहुंच सकता है। अच्छा, एक और चीज़ जो आजकल सुनने में आ रही है और हम आपकी राय जानना चाहेंगे इस पे कि उर्दू ख़त्म हो रही है, गज़ल का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, सब ख़त्म हो रहा है, कितना सच है? बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर उर्दू ख़त्म हो रही होती, गज़ल ख़त्म हो रही होती, तो हंस में भले ही कुछ चंद लोग बचे हैं, ये समापन सत्र जो है वो एक गज़लकार का नहीं हो रहा होता, किसी हिंदी के कवि का हो रहा होता। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ज़बानें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ज़बानें कभी मध्यम हो जाती हैं, कभी तेज़ हो जाती हैं। लोग आते हैं, उनमें अपने अपनी तख्लीक को, अपने अपने क्रिएशन को जोड़ते हैं और वो आगे चलती हैं। ज़बानें कभी ख़त्म नहीं होती हैं और गज़ल तो कभी ख़त्म नहीं होगी। और अगर ये सवाल एक्चुअली आपने एक ऐसे शख्स से पूछ लिया है जो गज़ल से ही रोज़ी रोटी कमा रहा है, तो वो तो मानेगा नहीं कि गज़ल ख़त्म हो रही है, क्योंकि थोड़ा ही सही लेकिन हमारा एक आसमान तो है। बिल्कुल है। और यही हमें भी बहुत हिम्मत देती है ये चीज़। एक नॉन कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहेंगे लेकिन आपके ओपिनियन इस पे ज़रूर जानना चाहेंगे। कहीं भी जाइए तो साहित्य में भी अगर आप देखें तो खेमे बट गए हैं। एक रचनाकार और राजनीति, इन दोनों के बीच में क्या कोई धागा है या होना चाहिए? एक बहुत मशहूर किस्सा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और पीछे पीछे उनके
कितने लोगों ने सुन रखा है ज़रा मुझे बताइए। हाँ, उनके पीछे राष्ट्रकवि दिनकर जो है वो चल रहे थे, तो पंडित नेहरू जैसे ही लड़खड़ाए तो दिनकर जी ने उनको सहारा देके थाम लिया। तो पंडित जी ने धन्यवाद ज्ञापित किया अपना, तो उन्होंने कहा कि धन्यवाद कैसा, जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी साहित्य उसे सहारा देने के लिए खड़ा रहेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या याद दिला दिया। तो मुझे लगता है कि कोई भी रचनाकार हो, कोई भी कलाकार हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, उसका अपना एक मत होता है। वो किसी सत्ता के सहयोग से बना हुआ व्यक्ति नहीं होता है। कभी कभी तो वो सत्ताएं गिरा देता है अपनी रचनाओं से। तो नहीं, मुझे नहीं लगता, अगर मैं बहुत मुख्तसर कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि एक रचनाकार को किसी राजनीतिक खेमे से मुतासिर होना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए, किसी राजनीतिक विचारधारा से हाँ, एक रचनाकार का जो धर्म है, उसका जो लेखक का जो फ़र्ज़ है, वो ये है कि वो सत्ता से सवाल करे, ना कि सत्ता के सवालों का हिस्सा हो जाए, उसके जवाबों का हिस्सा हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि आप सत्ता के जो जवाब हैं उनको अपनी रचनाओं में मत लिखिए, आपके जो सवाल हैं उसे सत्ता से अपनी रचनाओं में कीजिए। ये बात तो भाई दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए, हर रचनाकार के पास पहुंचनी चाहिए। अब थोड़ा सा जो हम अपने अपने कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा मोड़ते हैं, उनको भी जानने की कोशिश करते हैं जो आलोक जी इन पर्सन हैं, आपका पर्सनल जो आपकी यात्रा रही है। ठीक है, आप बहुत ही फेमस लिटरेचर के एक आगे रहे हैं उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं जो शुरुआत होती है वो घर से होती है। और आपकी वो जो एक कविता है अम्मा, जिसके बाबूजी गुजरे आपस में सब चीज़ें तकसीम हुई, ये सबसे अच्छा शेर है, इसे आप मत पढ़िए, मैं ही सुना दूंगा। बिल्कुल, और कहानी भी सुनाइए, और वो अम्मा की कहानी भी सुनाइए। ये एक्चुअली ये रचना जो है वो एक तरह से जिसको कहते हैं हम उर्दू में खैराज अक़ीदत, जो आप श्रद्धा पूर्वक अपने किसी बड़े को समर्पित करते हैं, ये उस तरह की रचना है। अगर आप लोग सुनने के लिए तैयार हों तो मुझे प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा कि हाँ ठीक। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई। यहाँ त्रिपुरारी शरण जी बैठे हुए थे अभी, उनकी शायद फ्लाइट थी और वो चले गए, तो मुझे आदेश भी दे गए थे वो कि मैं सुनाऊं, लेकिन अब चूंकि मुझे दूर तक दिख नहीं रहा है, समझ भी नहीं आ रहा कि मेरे सेशन में लोग कम हैं या ज़्यादा हैं, तो ये अच्छा भी है। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा, उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती अंबर आग हवा जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। क्या बात है। ओहो। धरती अंबर आग हवा जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब। बाबूजी गुजरे आपस में सब चीजें तकसीम हुई तब। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। ये एक ऐसी कविता है ना जिसको जितनी बार सुनो चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है और आंखें भी नम हो जाती है। ये हम सब आपकी आंखें नम हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सबकी हुई, सबकी हुई। अच्छा, ये कहानी तो बताइए कि आमीन की नींव अम्मा से ही रखी गई थी। ये दरअसल बड़ा ही जैसे जो बचपन में हम जिनको
मीठी सी यादें कहते हैं। जिस वक्त 15-17 बरस के उम्र में हमारे साथ के लोग बाहर धूप में खेला करते थे, मैं गज़लें सुना करता था और मेहदी हसन साहब को, आबिदा परवीन साहिबा को, जगजीत सिंह जी को, पंकज जी को, इनको सबको सुनता था। तो पढ़ाई तो आपको पता ही है फिर क्या होती होगी। तो एक दफ़ा जो है वो पिताश्री का बेपनाह प्यार मिला पीठ पर। तो जो रंग था वो लाल पीला हुआ और माँ के पास चूँकि दोनों रस्मुल ख़त जानते थे, उर्दू तहज़ीब में थी परिवार के, तो जब माँ के पास ये प्रताड़ना और प्रलाप लेकर गया कि देखिए इन्होंने मुझे बहुत बहुत प्रताड़ित किया है, लेकिन मैं आपको एक वचन देता हूँ कि मैं लेखक ही बनूंगा और एक दिन मेरी गज़लें ये सारे लोग गाएंगे जिन्हें मैं आज सुनता हूँ। तो मेरी माँ चूँकि उर्दू की बहुत अच्छी जानकार थी, उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, आमीन, और वही मेरे पहले गज़ल संग्रह का नाम पड़ा, आमीन। और वही आमीन आज की डेट में अगर आप देखें तो इंडिया की फेमस बुक्स की बेस्ट सेलिंग लिस्ट में आ चुका है। तो ऐसे और इसके लिए ये जितने लोग बैठे हैं यहाँ, इनके पास भी हो और जिनके पास नहीं हो वो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर लें। अच्छा, अम्मा की तो बात हो गई, बाबूजी की एक झलक तो दिखा दी आपने, लेकिन बाबूजी पर एक बहुत सुंदर कविता आपने लिखी है, वो भी अगर आप सुना दे तो। अगर आप लोग बोर ना हो रहे हो तो मैं कुछ शेर उसके सुना देता हूँ। धड़कते सांस लेते, कुछ शेर पहले पिता के लिए। धड़कते सांस लेते, रुकते चलते मैंने देखा है। धड़कते सांस लेते, रुकते चलते मैंने देखा है। कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है। तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है। तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है। तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है। मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं। मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं। सफ़र की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। क्या बात। सफ़र की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी। घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। क्या बात है, क्या बात है। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। और अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूब। वाह। अच्छा, मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, उसमें एक लाइन है जो आपने लिखी है, बोली है, मुझे इंसानी रिश्तों में विशेष रुचि इसलिए है क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर ये बचे रहेंगे तो समाज में संबंधों की जो परिभाषा है, संबंधों की जो डोर है, वह और मजबूत बनी रहेगी। तो आपकी रचनाओं में ना रिश्तों और इंसानियत पे बहुत जोर दिया गया है। ये प्रेरणा आपको कब, कैसे, कहाँ कहाँ से मिलती है? आज भी आप ये प्रेरणा किधर से लेते हैं? देखिए, एक बड़े मशहूर शायर का शेर है और वो शेर यूं है कि ज़बाने तिफ़्ल से खुलते हैं ख़ानदान के राज।
ज़बान तिफ्ल मतलब बच्चे की ज़बान से, ज़बान तिफ्ल से खुलते हैं ख़ानदान के राज, अदब शऊर सलीक़े घरों से मिलते हैं। ओहो वाह वाह। मेरा अपना ये मानना है, मेरा अपना एक शेर भी है कि असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। हम जो कुछ करते हैं इन सोसाइटी, समाज में, अगर उसकी बुनियाद तहजीब से है, उसकी बुनियाद बहुत मजबूत है, तो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हम जो आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं, आपने अक्सर सुना होगा बड़ा कि कोई आपसे बेतमीज़ी करे तो छूटते से एक जुमला सामने से आता है, यार किन लोगों में उठते बैठते हो, क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है। तो जब मैं लिखना शुरू कर रहा था, एक तो मेरी फैमिली की जो फैब्रिकेशन है, एक संयुक्त परिवार का जो अब शहरों में नहीं रहा है, न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग तब्दील हो चुके हैं, लेकिन हमने सफ़र जहाँ से शुरू किया वो परिवार 15-17 लोगों का परिवार। तो मुझे ये लगा कि ये जो रिश्ते जो कहीं बीच में दरक जाते हैं, कहीं बीच में टूट जाते हैं, कोई गलतफहमी हम लोगों के बीच में पैदा हो जाती है, तो मैंने अपनी कहानियों में भी अपने परिवार के पात्रों को लिया, जो राजकमल से आई है कहानी संग्रह आफरीन, उसमें भी आपको जो कहानियाँ मिलेंगी। तो मैंने फोकस ये किया, मैंने दृष्टि ये रखी कि अगर मैं अपने परिवार में अपने मिलने जुलने वालों के साथ ये चीज़ प्रस्तुत कर सकूं, ये चीज़ बता सकूं कि आप बाहर जाके इस तरह से अपनी तहजीब को ले जाइए, तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा मैं निकलूं बाज़ार में और 10 लोगों से इंटरेक्ट करूं और फिर उनको सुधारने की कोशिश करूं, तो उससे बेहतर ये है कि मैं खुद को सुधारूं और मेरे आसपास जो लोग मेरी बात सुनते हैं या जिनकी बातें मैं सुनता हूं, हम उनमें अगर चीज़ों को ठीक कर लें तो हम बाहर जाके भी उतने ही ठीक रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम। देखिए समय का पता ही नहीं चला, देखते देखते नहीं, समय का पता चल भी नहीं सकता, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के लेखक रचनाकार हैं, हम लोग वक्त से डरते भी नहीं हैं। तो लेकिन फिर भी वक्त हो चला है। नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे और सवाल हैं, उसमें से कुछ तो हम जरूर वो मेरे ख्याल से रचना जी ने कहा था कि अगले बार फिर बुलवाएंगी मुझको हंस में, तो हाँ वो बैठी हुई दीदी। तो एक तो ये क्योंकि ये आप कविता सुना रहे हैं, अपनी रचनाएं, अपनी गज़लें हम सबके साथ साझा कर रहे हैं, तो ये तो पूछना बनता है कि शिव तांडव जो आशुतोष राणा जी ने सुनाया है और एकदम कहते हैं इंटरनेट के रिकॉर्ड्स टूट गए, बिल्कुल वो वाला हाल हुआ है, ये आपके जहन में कैसे आया, क्यों, कैसे? नहीं, ये मेरे जहन में बिल्कुल नहीं आया था। ये सुषमा जी और हमारे बड़े भाई हैं आशुतोष राणा जी, जिनको आप कह रही हैं, ये प्रेरणा भी उन्हीं की थी और ये प्रताप भी उन्हीं का था। ये आशुतोष का कार्य था जो आशुतोष के निमित्त से आलोकित हुआ। तो तो ये हुआ, ये था दरअसल, ये कोविड का आपने जिक्र किया था ना, तो कोविड के दौरान मैंने एक गज़ल कही थी, जो गज़ल आपने अभी सुन भी ली मुझसे, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। तो इसे सोशल मीडिया पर आशुष भाई ने पढ़ा और कहा कि मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आप पढ़िए। वक्त गुजर गया, 2-3 महीने हो गए, मेरे जन्मदिन के आसपास एक वीडियो मेरे पास आया और उसमें वो गज़ल उन्होंने पढ़ी थी, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। तो वो जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, फिर जो आपने कहा वही हुआ कि मिलियंस और बिलियंस में वो वायरल हो गई। अब कुछ दिनों बाद जो मुग़ल आज़म का डायलॉग है, कनीज़ की आरज़ू बढ़ती जा रही है, तो हम दोनों भाइयों की आरज़ू बढ़ी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो शिव तांडव स्तोत्र है, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले,
गले विलंब लंबिकाम भुजंग तुंग मालिकाम। तो इसको तुम हिंदी में कर दो। तो मैंने कहा क्या बातें करते हैं, मुझे वैसे ही पसीना बहुत आता है और आपने शिव तांडव स्तोत्र मुझसे और हिंदी में करवा लिया तो मेरी क्या हालत होगी। और फिर उसका मीटर, जो कि वो मीटर है, तो उन्होंने ये कहा कि मीटर शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारी जो रचना मैंने अभी पढ़ी है, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, जटाटवी गलत ज्वला। तो मैंने कहा हाँ, मैं भी भूल गया कि हाँ ये वही मीटर है। तो बस इधर हम रात को करीब 2 बजे लौ जागी और उसको लिखना शुरू किया और देखते 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 पहले 3, 4, 5 श्लोकों का अनुवाद हुआ और वो एक तरह से भावानुवाद हुआ, क्योंकि वो इतना दिव्य है शिव तांडव स्तोत्र कि उसका हूबहू अनुवाद करना तो बहुत ही कठिन है। तो इस तरह वो हुआ। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। 2 लाइनें और 2 लाइनें और सबकी तरफ से। एक उसका जो हिस्सा है वो मुझे बहुत प्रिय है और वो इसलिए प्रिय है कि हम दोनों ने फिर ये सोचा कि शिव क्या है। तो वो शिव तांडव स्तोत्र के जो 17 श्लोक हैं उनसे अतिरिक्त है वो। तो शिव क्या है ये लिखने की चेष्टा फिर शिव तांडव स्तोत्र के मीटर में की गई कि वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। आलोक रख दें तो आलोकेश्वर हो गए, रामेश्वर में बैठ गए, राम ने बिठा दिया तो रामेश्वर हो गए। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं, विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं। वाह वाह। विलय भी वे प्रलय भी वे अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। अब क्या बात करें हम इनसे। अब ये सत्र बिल्कुल यही वो मोड़ है जहां पर इस सत्र को रुकना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है पूछने के लिए आपसे। पर ये एक छोटा सा गेम कर सकते हैं, आपकी इजाजत हो तो। मेरे ख्याल से वो वक्त हो चला है, तो हम थोड़ा बहुत ये सामने से भी अगर कोई मुझे डांटना चाहे तो डांट सकता है खड़ा होके। नहीं वो बिल्कुल लेंगे। उसके बिना तो ये सत्र पूरा नहीं होगा। जी। लेकिन कहते हैं कि अगर किसी इंसान को रूबरू जानना हो तो उसके साथ 2-3 मिनट का एक रैपिड फायर खेल लो। अच्छा। तो पता चल जाता है उस इंसान के बारे में बहुत कुछ। रचना जी, आपकी इजाजत है? अरे अब तो आप तो क्या ही मना कर पाएंगे आप। तो एक क्विक रैपिड फायर है आलोक जी के लिए। आपको स्पॉटलाइट में बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं, आप हैं ही हाजिर जवाब। हमें पता है आप बेहद खूबसूरत जवाब देंगे। बस एक रूल है इस गेम का कि दोनों इज नॉट एन आंसर। अगर हम आपको चॉइस दे तो आप चॉइस लेंगे, ठीक है, चलिए, है ना? पास नहीं करेंगे और दोनों भी नहीं बोलेंगे। तैयार है? देखिए, आप तालियां नहीं बजाएंगे तो ये मानेंगे नहीं। चलिए, बढ़िया। सर, पर्वत या समुद्र तट? पर्वत। फिल्में या पत्रकारिता? दोनों। अब तो दोनों, क्योंकि मैं फिल्मों में भी वही कर रहा हूं जो मैं पत्रकारिता में करता था। जो जैसा लिखता था मैं वहां भी वैसा ही लिख रहा हूं। चलिए, ठीक है, ले लिया, मान लिया। दिल्ली या मुंबई? दोनों। अब देखिए, दिल्ली में दिल बसता है, मेरी फैमिली रहती है, नीतू बैठी है, आपको मुझे घर भी जाना है, और मुंबई जो है मेरा कर्म क्षेत्र है, मैं वहां जाता हूँ, काम करता हूँ। बस ये आखिरी, तो घर दोनों है। आखिरी दोनों था ये। ठीक है। नीतू मैडम के साथ घर की चाय या संपादक महोदय के साथ कॉफी? ना, बिल्कुल घर की चाय। शांत छोटा कोना या लोगों से भरा हॉल?
शांत छोटा सा कोना या लोगों से भरा हॉल? शांत छोटा सा कोना। यदि आपका दूसरा जीवन होता तो? आलोक श्रीवास्तव। क्या बात है। अभी के लिए जियो, कब के लिए नहीं, आपके विचार? अभी के लिए। वाह। एक गाना जो आजकल आपके दिमाग में लूप में बज रहा है? मेरा अपना ही गाना है। ऋचा शर्मा जी के साथ आया है, मेरा आसमां। और इस समय वो मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से बहुत मुतासिर रहता नहीं हूँ, लेकिन वो ट्रेंड कर रहा है, तो वो आजकल मेरे लूप में बज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम हम सबके भी। किसी और के द्वारा लिखी गई कोई किताब जो आपको लगता है ये मैंने लिखी होती? साये में धूप। बढ़िया बढ़िया। कोई गायक जो जिन्होंने अभी तक आपकी रचनाओं को स्वर नहीं दिया हो, लेकिन आप चाहते हैं कि काश? वो अब नहीं है, वो हम सब उन्हें सरस्वती कहते थे। और जब मैं विदिशा से निकला, देखिए शायद मैं भावुक हो जाऊं, तो माँ ने एक बार, सिर्फ एक बार कहा था कि अगर हो सके तो यहीं रह के कुछ कर लो। तो मैंने कहा कि जिस रोज बच्चन साहब संवाद पढ़ देंगे, जगजीत जी गज़ल गा देंगे और लता ताई गुनगुना देंगी, मैं वापस आ जाऊंगा। तो अब वो तीसरा जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हुआ और उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। जगजीत जी ने गा दिया, बच्चन सर ने पढ़ दिया, वो बची थी, अब वो तो उनके लिए उनके पास ही जाना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी 3 क्वेश्चन, हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको। किसी और की लिखी सबसे पसंदीदा पंक्तियां? बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। बांट के अपना चेहरा माथा, आंखें जाने कहाँ गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। बान की खुर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ। निदा फाजली साहब। वाह 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 वाह। अच्छा, एक गाना या कविता जो आपको लगता है आपकी जिंदगी का सार हो सकता है? वो मैं अभी लिखूंगा। और अगर आप लिखेंगे, और ये मेरा आखिरी सवाल है, अगर आप लिखेंगे कभी अपनी बायोग्राफी, कभी अपना मेमोir, तो आपकी बायोग्राफी का शीर्षक क्या होगा, आत्मकथा का? आलोकनामा। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। बहुत बहुत कैंडिड तरीके से कह सकते हैं कि आपने सारे क्वेश्चंस को लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास कोई कॉफी हैम्पर तो है नहीं करण जौहर की तरह जो मैं आपको दे दूं। नहीं, करण जौहर के शो को देखिएगा अभी मत, वो बड़ा प्रॉब्लम हो गया है हमारे दोस्तों के बीच में। लेकिन हम सब की तरफ से बहुत ढेर सारी मोहब्बत जो हमेशा से आपके लिए रही है। और इसके साथ ही आप सब का कोई सवाल जो आप आलोक जी से करना चाहते हैं तो यही मौका है। बिल्कुल माइक वहां तक पहुंचाएं। हंस की टीम से अनुरोध है कि माइक वहां तक पहुंचाएं। अक्षय ने हाथ उठाया है जी, अक्षय के पास अगर आप माइक ले जाएं, बस ज्यादा नहीं, 1-2 सवाल तो जरूर लेंगे। अरे ऐसे ही बोल दो यार। आपने नमस्कार। आपने अभी रिश्तों की बात की, अम्मा की बात हुई, बाबूजी की बात हुई, तो मेरा सवाल भी रिश्तों से ही है। आपने कई मंचों पर बताया है कि आपने अम्मा गज़ल आपकी तब लिखी जब आपकी स्वर्गवासी माता जी को हालिया में ही गुजरी थी। तो क्या ऐसा है कि रिश्तों पर कुछ अच्छा लिखने के लिए उन रिश्तों से अलगाव होना या उनसे बिछड़ना ज़रूरी है? क्या तभी अच्छा लिखा जा सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप पर निर्भर करता है, आप उस रिश्ते को कैसे जीते हैं। नीतू मेरी ज़िंदगी में नहीं आई थी और मैंने इनके ऊपर गज़ल कह दी थी तो और वो गज़ल सुदीप बैनर्जी ने बहुत अच्छे टाइम्स के एल्बम में गाई भी हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मुझे एग्जैक्टली अपने शेर अक्सर याद नहीं रहते कि वही आंगन, मैं एक आपको शेर सुनाता हूँ और उस शेर में इसका जवाब है। वही आंगन वही खिड़की वही दर याद आता है, वही आंगन वही खिड़की वही दर याद आता है, अकेला जब भी होता हूँ मुझे घर याद आता है। इसमें एक शेर है कि जो अपने पास हो उसकी कोई कीमत नहीं होती,
जो अपने पास हो उसकी कोई कीमत नहीं होती, हमारे भाई को ही लो बिछड़ कर याद आता है। तो जो लोग बिछड़ जाते हैं ना, वो आपको बहुत शिद्दत से याद आते हैं। जब तक वो आपके पास होते हैं, आप उनकी गर्मी को, उनकी रुहदारी को महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब वो आपसे दूर चले जाते हैं तो लगता है कि हम उस रिश्ते को और जी लेते हैं। तो जो तुमने सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब यही है कि हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सघनता में, हम अपने आसपास की चीज़ों में उतना गौर नहीं कर पाते हैं। जब वहाँ एक खला पैदा हो जाता है, जब वहाँ एक खालीपन पैदा हो जाता है, तो हमें लगता है कि यहाँ कोई था जिसे होना चाहिए था, और वो शायद तब हम ज़्यादा शिद्दत से लिख पाते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया अक्षय। एक और सवाल ले सकते हैं? एक और उधर से भी आया है जी। अपना नाम भी बताएं। आदाब सर, मैं आकांक्षा। आदाब। मेरा सवाल ये है, आपने शुरू में ही पूछा था कि कौन से बच्चे हैं जो आगे फिल्मों के लिए लिखना चाहते हैं। जो भी यंग राइटर्स हैं, मुझे भी लिखने का शौक़ है, पर अभी फिल्मों के लिए नहीं सोचा है, बस लिख रही हूँ और सीख रही हूँ। कुछ लोगों ने कुछ बड़े लोगों के ऐसे स्टेटमेंट्स हैं कि फिल्मों में लिखने के लिए आपको बहर और छंद के चक्करों में नहीं फंसना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फिल्मों में लिटरेचर का कद बहुत घट गया है। आजकल की जो फिल्में हैं, आपको अपनी राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपकी ऑडियंस बहुत लार्ज और बहुत वास्ट है। तो क्या सच में इस सस्ती शोहरत में फंस कर तो कोई भी बच्चा ना सीखेगा बहर, नहीं सीखेगा छंद, नहीं पढ़ेगा, क्योंकि सस्ती शोहरत है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो, मेरा एक मानना रहा है शुरू से कि आप अगर क्राउड पुलर बनने के लिए लिख रहे हैं तो मत लिखिए। आप अगर हार्ट पुलर बनने के लिए लिख रहे हैं, दिलों को जीतने के लिए लिख रहे हैं, तो लिखिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आपको सुनने कितने लोग आते हैं ये निर्भर नहीं करता। आपको सुनकर आपको अपने साथ कितने लोग ले जाते हैं ये बहुत निर्भर करता है। रही बात सीरियस लिटरेचर की, मैंने इस सेशन के शुरू में ही कहा था कि मेरे ख्याल से मेरे बहुत से ऐसे हिंदी के, उर्दू के दोस्त हैं जो अब पहले किताब लिख रहे हैं, और वो लिख भी उसी इंटेंशन से रहे हैं, उसी दृष्टि से लिख रहे हैं, और उनका सीरियस लिटरेचर में भी उतना ही नाम है। उनकी कहानियाँ भी हम हंस में पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे अनु जी बैठी हुई थी, जर्नलिस्ट थी और फिल्में लिख रही हैं, OTT लिख रही हैं। अब जो लेखन का जो दायरा है, और ये एक वक्फा था, ये एक बीच का दौर था। मैं बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम से कहूँगा कि भाई हमने गाने सुने, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूँगा वो मेरी शालू। लेकिन आज सिनेमा बदला है। आज मैं ऐसे कितने ही गीत सुनता हूँ, मेरा बेटा मुझे सुनाता है, अमिताभ भट्टाचार्य के गीत मैं सुनता हूँ, इरशाद कामिल साहब के गीत सुनता हूँ, गुलजार साहब, जावेद साहब आज भी क्या फाइन जो है लिरिक राइटिंग उनकी है कि आप वो गज़लें, वो गीत, अभी जो किताबें उन लोगों की आ रही हैं, उसमें मेरी जो पेंगुइन से नई किताब आ रही है, उसमें मैक्सिमम गज़लें वो हैं जो किसी फिल्म में हैं या किसी सिंगर ने गा रखी हैं। तो ये जो बैरियर है ये टूटा है, और ये फिल्म की तरफ से भी टूटा है। उनको भी अच्छी कहानियाँ चाहिए, उनको भी मौलिक कहानियाँ चाहिए। खाकी अभी जिसमें आशु भाई भी थे, जो बनी वो एक नॉवल पर है। अभी मेरे ख्याल से सत्या की कोई किताब पे बनी है OTT, तो सत्या व्यास की किताब पर बनी है। एक जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उनकी नॉवल जो है वो लिख रही हैं, और डायरेक्टर उनसे सीधे राब्ते में है कि वो किताब किसी बहुत बड़े प्रतिष्ठित प्रकाशन से छप रही है, लेकिन उस पर साथ साथ OTT पर एक 8 एपिसोड की सीरीज़ भी बन रही है। तो परसेप्शन बदला है, पसंद बदली है। उसका सबसे बड़ा कारण हम लोग खुद हैं, क्योंकि हमने अपनी पसंद को बदला है। हमारी पसंद अब वो नहीं रही है कि हम समोसे में आलू सुन के और बहल जाएं। हमें एक अच्छा गीत चाहिए, हमें एक अच्छी कहानी चाहिए, हमें एक अच्छा कथानक चाहिए। तो अगर आप साहित्य में लिख रही हैं तो ऐसा लिखिए कि कल को अगर वो कोई फिल्म डायरेक्टर उसको मांग रहा है तो उसको आपके ऊपर किसी राइटर को ना रखना पड़े, और आप खुद ही उसका संवाद, उसकी पटकथा, उसका पूरा का पूरा कैनवास लिख दें।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम बिल्कुल सत्र के समापन पे पहुंच गए हैं। बस एक आखिरी गुजारिश ये है, तुम सोच रहे हो बादलों की उड़ानों तक, बस वो सुना दीजिए और हम करते हैं सत्र को खत्म। आशीष जी आ चुके हैं और मुझे शोभा जी ने बताया था कि आशीष जी बहुत नाराज हो जाते हैं कभी कभी। तो तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक। हालांकि पंकज उदास जी सुनेंगे तो कहेंगे कि जब मैंने गा दी थी तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत क्या थी। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है। मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक, मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक। और ये मेरी पहचान का शेर है कि हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम, हर वक्त फिजाओं में महसूस करोगे तुम, मैं प्यार की खुशबू हूं महकूंगा जमानों तक। वाह। और एक कविता की इजाजत आशीष जी आपसे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरी बड़ी बहन की तरह हैं रचना जी, और रचना जी से जो मेरा पहला रिश्ता बाबूजी के माध्यम से बना था, वो जिस रचना के माध्यम से बना था, अगर वो सामने बैठी हैं और इस रचना पर रचना जी ने अपनी कथक की प्रस्तुति दी थी और इतनी शुभ प्रस्तुति रही थी वो कि रचना जी की प्रस्तुति के ठीक बाद मुझे फ़ोन आया और उस्ताद राशिद खां साहब ने और रेखा भारद्वाज जी ने इस गज़ल को गा दिया था। तो मैं चाहता हूं कि एक बार रचना जी के लिए ज़ोरदार तालियां कि उन्होंने वो प्रस्तुति दी और वो गज़ल के मैं कुछ शेर ज़रूर सुनाना चाहता हूं और वो आपको समर्पित हैं रचना जी। कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, हज़रत अमीर खुसरो का मिसरा है और उस पर कुछ शेर मैंने कहने की कोशिश की। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई है, दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें तरसती आंखें मचलती रूहें धड़कती छतियां। मैं कैसे मानूं, आखिरी दो पंक्तियां हैं, मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। मीरा का दर्शन और ये दो पंक्तियां। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले न मोर नाचे न कूकी कोयल न चटकी कलियां। बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आलोकनामा। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत धन्यवाद हंस के मंच का। आशीष, अब आपके हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी आचार्य भरत ने रस की परिभाषा दी थी कि जहाँ तमाम तरह के भाव, तमाम तरह के तत्व परिपाक पाते हैं, वह जगह है रस का। आज पूरे दिन जितने सत्र हुए फिल्म पर, मीडिया पर, उसके बाद वो सारी बातें यहाँ आकर एक मुकम्मल रूप लेती हैं। हमारी जैसी अपेक्षा थी इस सत्र के लिए, यह सत्र वैसा ही रहा। आप सब इतने धैर्य से आलोक जी को सुनते रहे, इतनी अच्छी बातचीत, इतनी खूबसूरत गज़लें और इतनी अच्छी कविताएं, और आलोक जी को सुनकर यह एक आश्वस्ति जैसा महसूस हुआ कि ये धारा रुकने वाली नहीं है। यह रास्ता जो दुष्यंत से शुरू हुआ वो बहुत बहुत आगे तक
जाएगा। मैं आलोक जी को और केना श्री जी को सम्मानित करने के लिए हिंदी के उतने ही प्रतिष्ठित और खूबसूरत साहित्यकार प्रियदर्शन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और हमारे दोनों ही वक्ताओं को सम्मानित करें। प्रियदर्शन जी जितने बेहतरीन पत्रकार हैं, कथाकार हैं, अनुवादक हैं और प्रसन्नता तो उनके चेहरे से ही झलकती है। प्रियदर्शन जी, सबसे पहले आलोक जी को सम्मानित करेंगे। प्रियदर्शन जी, मुझे हटना है। अब केना श्री जी को सम्मानित करेंगे। प्रियदर्शन जी, इस कार्यक्रम को इतना खूबसूरत बनाने में केना श्री जी का भी उतना ही हाथ है।